हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है और हमारे अमृत ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अंतर्गत हम टेम्परेचर एंड हीट यानी कि तापमान और गर्मी के बारे में हम, हीट का मतलब ऊष्मा भी है, गर्मी का मतलब हीट या ऊष्मा। आइए इसका बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तापमान और ऊष्मा भौतिकी में मूलभूत अवधारणाएं हैं जो मानव शरीर में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं से सीधे संबंधित होती हैं। ये अवधारणाएं शरीर के तापमान, विनियमन, चिकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार को समझने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और जो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, उसके लिए विस्तृत विवरण दिया गया है और उसके आधार पर हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान। आप देख रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बेटा, है ना। आइए, तो क्या होता है टेम्परेचर? यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें टेम्परेचर के बारे में, तो यानी कि क्या होगा, टेम्परेचर इज अ measure of the average kinetic energy of the molecules in a substance. It determines the direction of heat transfer between bodies. Heat flows from a higher temperature to a lower temperature. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम परिभाषा अगर इसमें देखें कि तापमान किसी पदार्थ में, सुन लीजिए ध्यान से, तापमान किसी पदार्थ में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप होती है। ये निकायों के बीच ऊष्मा हस्तांतरण की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ऊष्मा होगी यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होगी। उच्च से निम्न का मतलब क्या है? मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेन दे रखा है, अगर यहां पर इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इधर कम है, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, उच्च तापमान से निम्न की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है, यानी कि तापमान की परिभाषा होती है। आइए अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। इसका एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। देखिए, अगर हम देखें द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज द केल्विन, यानी कि एसआई मात्रक जो हमारा होता है, तापमान का एसआई मात्रक यानी इकाई होती है वो हमारी केल्विन होती है। बेटा क्या होती है? केल्विन होती है। यानी तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ठीक है बेटे, अगर दूसरी यूनिट में अगर हम देखें, तो यानी कि अगर दूसरी यूनिट में अगर हम देखेंगे, अदर यूनिट्स कॉमनली यूज्ड आर सेल्सियस, यानी कि जो मुख्यतः तौर पे जो हम प्रयुक्त करते हैं वो हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होता है। एक हमारा क्या होता है, सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ़ारेनहाइट, इसको हम फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, सामान्यतः प्रयुक्त अन्य इकाइयां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होती हैं। यानी केल्विन को हम और भी अदर यूनिट्स होती हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये क्या है, ये तापमान को मापने का कार्य करती हैं। यानी ये तापमान की इकाइयां होती हैं। केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, यानी फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। आइए आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल्स। हाँ बिल्कुल, तापमान और पैमानों के बीच में कुछ संबंध होता है।
यानी तापमान पैमानों के बीच संबंध होता है। तो वो संबंध क्या होता है? द सेल्सियस स्केल इज वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ एंड हेल्थ केयर। यानी कि जो सेल्सियस पैमाने का जो उपयोग होता है वो दैनिक जीवन में हम स्वास्थ्य देखभाल में व्यापक रूप से कर सकते हैं, यानी किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है, जो सेल्सियस पैमाने का जो उपयोग होता है वो दैनिक जीवन में हम स्वास्थ्य देखभाल में हम करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल इज यूज्ड प्राइमरली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कहने का मतलब क्या है, जो फ़ारेनहाइट पैमाने का प्रयोग होता है वो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं हमारे यहाँ क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो विदेश में होता है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पर बात आ गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टेम्परेचर को मापने के लिए सबसे ज्यादा फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है, जो तापमान की एक इकाई होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। केल्विन स्केल इज यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज एंड इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट जीरो द पॉइंट वेयर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी जो केल्विन पैमाने का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययनों में किया जाता है बेटा। यानी क्या किया जाता है, केल्विन पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। और ये परम शून्य, यानी कि परम शून्य का मतलब क्या होता है, वह बिंदु जहां आणविक गति रुक जाती है। बिल्कुल, ये ध्यान देने की बात है कि परम शून्य का मतलब वह होता है कि जहां आणविक गति रुक जाती है। ठीक है बेटा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, केल्विन पैमाने का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। तो यानी कि अगर आता है कि परम शून्य ताप को कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो आप कह सकते हैं केल्विन पैमाने का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। और ये परम शून्य वह बिंदु जहां आणविक गति रुक जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट आप देखते रहिए। बिल्कुल, आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन फार्मूलास, कुछ कन्वर्जन फार्मूला होते हैं, यानी कि रूपांतरण होते हैं, जिसको हम केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, इनको आपस में हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि रूपांतरित कर सकते हैं। तो उसके कुछ फार्मूले यहां पर दिए गए हैं, जो हम इन फार्मूले की मदद से हम उसको एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, कन्वर्जन फार्मूला, रूपांतरण फार्मूला जिसे कहते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन, यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि अगर सेल्सियस टू केल्विन, यानी सेल्सियस है, अगर सेल्सियस दे रखा है और केल्विन में हमें बदलना है, तो इसका जो फार्मूला हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे K फॉर केल्विन इज इक्वल टू, यानी बराबर सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे उसमें, यानी कि जो केल्विन में अगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा तो 273.15, इसमें आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, केल्विन में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलें, यानी सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो डिग्री यानी फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू दे रखी है वो बराबर किसके हो जाएगी, 95 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फार्मूले की सहायता से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर हमें बदलना है कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यानी फ़ारेनहाइट को हम क्या करेंगे, सेल्सियस में बदलना है। किसमें बदलना है, सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि सेल्सियस इज इक्वल टू 59 इंटू, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करना पड़ेगा, जो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम इसको एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं। शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर। अब यहां पर बात करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर से मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस और या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर हम
अपने मानव शरीर की बात करें, क्योंकि हम लोग मानव शरीर की देन है, हम लोग मानव शरीर है, मानव प्रणाली में आते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो सामान्य टेम्परेचर कितना होता है मानव शरीर का? अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फॉरेनहाइट में बात करेंगे तो ये 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ही ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका मतलब होता है 100.4 फॉरेनहाइट या हायर टिपिकल इंडिकेट्स ए फीवर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट या इससे अधिक का जो शारीरिक तापमान आमतौर पर बुखार का संकेत देता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर बुखार है तो उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 फॉरेनहाइट होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसको बुखार है। क्या है बेटा? इसको बुखार है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाइपोथर्मिया, ये भी क्या है? टेम्परेचर होता है, यानी कि हाइपोथर्मिया ऑकर्स व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड 95 फॉरेनहाइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर किसी को हाइपोथर्मिया होता है तो शरीर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस होगा या 95 फॉरेनहाइट से नीचे चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इसकी कंडीशन होती है, यानी कि सामान्य मानव शरीर के तापमान में इससे अधिक और कम पे क्या होगा और हाइपोथर्मिया कब होगा, ये इनके सबके टेम्परेचर अलग अलग होते हैं बेटा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। गर्मी यानी हीट यानी कि ऊष्मा, इसके बारे में भी देखते हैं। अगर हम हीट की बात करें, क्योंकि हीट आजकल हीट बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है ना, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो किस प्रकार से हम डेफिनेशन को देख सकते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं बेटा। ठीक है, हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी और सिस्टम टू अनदर ड्यू टू ए डिफरेंस in temperature. Heat always flows from the body at a higher temperature to the body at a lower temperature until thermal equilibrium is reached. बिल्कुल, यानी कहने का मतलब क्या है, ऊष्मा वह ऊर्जा होती है, बिल्कुल बात सही है कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापमान के अंतर के कारण एक शरीर या प्रणाली से दूसरे में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा हमेशा क्या होती है, उच्च तापमान वाले शरीर से कम तापमान वाले शरीर में तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि ऊष्मीय संतुलन नहीं हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ऊष्मा है वह ऊर्जा है जो तापमान में अंतर के कारण एक शरीर या प्रणाली से दूसरे में स्थानांतरित होती है, और ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले शरीर से कम तापमान वाले शरीर में तब तक प्रभावित होती है जब तक भी ऊष्मीय संतुलन नहीं हो जाता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यानी कि जो हमारी ऊष्मा है, हीट है, वो क्या है, वो उच्च तापमान वाले शरीर से क्या होगी, कम की तरफ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी, यानी कि ज्यादा से कम की ओर, और ये जब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों का संतुलन बराबर ना हो जाए। ये हीट की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है बेटा, जो एक रूप से दूसरे रूप में यानी कि स्थानांतरित हो जाती है एक शरीर से दूसरे प्रणाली के रूप में। अब बात करते हैं इसकी इकाई की। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की इकाई पढ़ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज द जूल। बिल्कुल, ये क्या होगी, जूल होगी बेटा, क्या होगी, जूल, है ना। तो ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है, जो जिसका जो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है।
क्योंकि कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है, या ऊर्जा भी एक प्रकार का कार्य होता है ना, ये भी कह सकते हैं। आइए आइए आगे बात करते हैं। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हीट इज आल्सो मेजर्ड इन कैलोरीज। हाँ बिल्कुल, वेयर एक कैलोरी बराबर जो वैल्यू होती है हमारी 4.18 जूल होती है। अगर एक कैलोरी की बात आएगी तो कितना होगा, 4.18 जूल, यानी 4.18 जूल के बराबर होगा। ठीक है बेटा, व्यवहारिक अनुप्रयोग में ऊष्मा को कैलोरी में भी मापा जा सकता है, यानी ऊष्मा को हम किसमें नापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, और एक कैलोरी बराबर जो हमारा होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है बेटा। ठीक है, आइए बात करते हैं हीट ट्रांसफर मेथड्स की। आगे क्या है, अगला है हमारा हीट ट्रांसफर मेथड्स। इसके बारे में आइए बात करते हैं। जैसे देखिए क्या है हीट ट्रांसफर मेथड्स, यानी कहने का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर मेथड्स के बारे में हम इसमें देखेंगे क्या है। हाँ बिल्कुल, जो जिसे हम कहते हैं हीट ट्रांसफर मेथड्स। आइए देखते हैं बेटा इसके बारे में। हीट ट्रांसफर मेथड्स का मतलब क्या होता है, देयर आर 3 प्राइमरी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी ऊष्मा स्थानांतरण जो विधियां हैं हमारी ऊष्मा स्थानांतरण की, वो 3 प्रकार की होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऊष्मा स्थानांतरण विधियां हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहली प्राथमिक विधि क्या है, आइए देखते हैं, उसके बारे में देख लीजिए क्या है। सबसे पहला है कंडक्शन यानी कि चालन। कंडक्शन का मतलब आप जानते ही हैं, कंडक्शन यानी कि संचालन, कंडक्शन या संचालन क्या होता है, ये हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कहने का मतलब क्या है, जो कणों के सीधे संपर्क से ऊष्मा स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब यानी कि कणों के सीधे संपर्क से ऊष्मा स्थानांतरण होता है, वो संचालन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखिए, एक धातु के चम्मच को गर्म तरल में गर्म करना, क्या होगा, वो सीधे संपर्क में ऊष्मा स्थानांतरित हो जाएगी, है ना, वो भी गर्म हो जाएगा। अगर तरल में किसी को अगर एक धातु का चम्मच है उसको तरल में आप गर्म कर दीजिए तो क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा बेटा, है ना। आगे देखते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या है, इन द ह्यूमन बॉडी हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द स्किन एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब मानव शरीर में रक्त प्रवाह से त्वचा में ऊष्मा का स्थानांतरण तथा इसके विपरीत, है ना बेटा, यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। आगे देखिए, आगे है कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। संवहन, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स और गैसेस। तरल पदार्थ या गैसों की गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, तरल पदार्थ या गैसों की गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होना ही संवहन कहलाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वार्म एयर राइजिंग, हाँ बिल्कुल आजकल ये बहुत चल रहा है, यानी कि वार्म एयर राइजिंग एंड कूल एयर सिंकिंग क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे गिरती है, जिसे संवहन धाराएं बनती हैं। यानी कि क्या होगा, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे जाती है, तो जिसमें क्या होता है, संवहन धाराएं बन जाती है। क्या बन जाती है, संवहन धाराएं बन जाती है बेटा। ठीक है, जैसे कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में गर्मी वितरित करने में मदद करता है। यानी जो हमारा मानव शरीर है ना, तो उसमें जो रक्त परिसंचरण है, यानी पूरे में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, चलता रहता है, और पूरे शरीर में क्या करता है, वो गर्मी फैलाता रहता है। वितरित का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, हमेशा मदद करता है। ठीक है बेटे, आइए आगे बात करते हैं विकिरण की, रेडिएशन की। रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है बेटा रेडिएशन, विकिरण। बिल्कुल,
आइए बेटा, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ बिल्कुल, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग ए मीडियम लाइक एयर और वाटर। बिल्कुल, रेडिएशन कहां होता है, यानी किसी माध्यम जैसे हवा या पानी की आवश्यकता के बिना विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होना ही विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी माध्यम कैसा होना चाहिए, हवा या पानी वाला माध्यम होगा, तो उसकी आवश्यकता के बिना विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होना ही विकिरण या रेडिएशन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वार्मथ वी फील फ्रॉम द सन, हाँ बिल्कुल, यानी कि सूर्य से हमें जो गर्मी महसूस होती है वो हमारा रेडिएशन के कारण होती है, विकिरण के कारण होती है। बात समझ में आ गई, यानी कि सूर्य से हमें जो गर्मी महसूस होती है वो विकिरण का उदाहरण होता है, यानी कि रेडिएशन होता है, इज कॉल्ड रेडिएशन, है ना बेटा। आइए आगे बात करते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में क्या है, हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द बॉडी टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली इन कोल्ड कंडीशंस। हाँ बिल्कुल, यानी कहने का मतलब क्या है कि मानव शरीर में गर्मी शरीर से आसपास के वातावरण में विकीर्ण हो जाती है, और विशेष रूप से ठंडी परिस्थितियों में। बात समझ में आई बेटा, कैसे, आइए देखते हैं। यानी मानव शरीर में क्या होगा, मानव शरीर में विकिरण कैसे होगा, यानी कि गर्मी शरीर से आसपास के वातावरण में विकीर्ण होती है, विशेष रूप से ठंडी परिस्थितियों। अगर ठंडी परिस्थिति है, ठंड है, तो गर्मी कहां से आएगी मानव शरीर में, वो आसपास के वातावरण से आएगी, है ना बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट गर्मी की दक्षता। आइए बात करते हैं, क्या है ये, आइए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट गर्मी की दक्षता। क्या होती है विशिष्ट गर्मी की दक्षता, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री जो सेल्सियस होता है हमारा, वो 1 केल्विन के बराबर, किसके बराबर होता है, 1 केल्विन के बराबर होता है। जैसे परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा क्या निकल के आएगी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो विशिष्ट गर्मी की क्षमता होती है वो कितनी होगी भैया, विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, वो विशिष्ट गर्मी की क्षमता है। ठीक है बेटा, आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं फार्मूला के। इसका फार्मूला भी देख लीजिए, फार्मूला क्या कहता है, इसका फार्मूला क्या होगा, आइए बात करते हैं फार्मूला की। फार्मूला हमारा जो बनता है वो Q बराबर mc डेल्टा T, इसको हम पढ़ सकते हैं mc डेल्टा T, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो क्या है, अब यहां पर Q क्या होता है, यानी कि Q हमारा होता है अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा, यानी Q इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, यानी जो ऊष्मा निकलती है और आती है, अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी कि Q हमारा क्या हो गया, अवशोषित
या मुक्त की गई ऊष्मा। ठीक है, m क्या होता है? m इज द मास ऑफ द सबस्टेंस, यानी कि m पदार्थ का द्रव्यमान होता है बेटा। m क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान होता है। और यहां पर जो c हमारा दे रखा है, c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सबस्टेंस, यानी कि c पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। यानी c यहाँ पे क्या कहलाएगा? विशिष्ट, यानी कि जो हमारा दे रखा है C पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। और जो C हमारा क्या होता है? C इज द चेंज इन टेम्परेचर। C हमारा क्या होता है? नहीं, C नहीं, यानी कि T फॉर टेम्परेचर आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है बेटे, यानी कि जो हमारा डेल्टा T यहाँ पे होता है वो क्या होगा? डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। और जो C हमारा होता है पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती है। और T हमारा होता है डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा T तापमान में परिवर्तन होता है कि कितना परिवर्तन हो गया, उसे हम डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, अब आइए बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? महत्वपूर्ण इसकी अवधारणाएं भी होती हैं। अवधारणाएं भी जानना बहुत जरूरी है। इसकी अवधारणा क्या होगी? तो अवधारणा पढ़ने के लिए की कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यानी वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, बिल्कुल, कैपेसिटी, मीनिंग इट कैन एब्जॉर्ब और रिलीज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट विद relatively little change in temperature. This is why the human body can maintain a stable temperature, and why water is used for cooling in many systems like in cooling blanket. ओके, आइए बेटा देखते हैं इसका मतलब क्या है। जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है बेटा। ठीक है, यानी जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि ये तापमान में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन के साथ काफी मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित या मुक्त कर सकता है। और यही कारण होता है कि मानव शरीर एक स्थिर तापमान बनाए रख सकता है। और यही कारण है कि पानी का उपयोग कई प्रणालियों में ठंडा किया जाता है, जैसे कूलिंग कंबल में। कूलिंग कंबल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कई प्रणालियों के द्वारा पानी को ठंडा करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट यानी कि अव्यक्त गर्मी या गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट को हम बेटा गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। गुप्त तो आप जानते ही हैं, गुप्त रहना, दिखाई ना देना, चुपचाप तरीका, है ना, ये कहते हैं ना। जैसे लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो गुप्त ऊष्मा है वो ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हमारा तात्पर्य यहाँ पे क्या है? गुप्त ऊष्मा से है। और उस गुप्त ऊष्मा क्या है? वह भी ऊष्मा की मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन कर देती है और परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक होती है। यानी क्या करा उसने? पदार्थ के तापमान में परिवर्तन उसने कर दिया और उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक चेंज कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं बेटा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है हमारी। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। हाँ बिल्कुल, गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सॉलिड टू अ लिक्विड, जैसे एग्जांपल आइस टू वाटर। हाँ बिल्कुल, आइस टू वाटर, इसी को गलना, गलन। लेटेंट हीट फ्यूजन, यानी कि जो हमारा बर्फ है, बर्फ को जल में आप बदल दीजिए, बर्फ को जल में आप बदल दीजिए तो क्या होगा?
ये लेटेंट हीट फ्यूजन हमारा कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, लेटेंट हीट या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ को आप जल में बदल दीजिए। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, नंबर 2 पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए लिक्विड टू गैस यानी वाटर टू स्टीम। अभी तक क्या था बेटा, यानी आइस टू वाटर, अब आ गया वाटर टू स्टीम, यानी कि पानी से ऊष्मा बनना, भाप बनना, है ना, यही तो होगा, बाष्प का बनना। जैसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसका मतलब ये होता है किसी द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जैसे कि पानी को भाप में बदलना, पानी को आप भाप में बदल दीजिए तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और इसका बेटा फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला आप देख लीजिए। फार्मूला यहाँ पे क्या है, जो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है वो हमारी क्या होती है, वो L होती है बेटा, क्या होती है, L होती है। और Q हमारा जो होता है वो Q इज द हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होता है, यानी Q अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को कहते हैं। और M हमारा यहाँ पे होता है, M इज द मास ऑफ द सबस्टेंस, यानी जो हमारा M क्या है, वो मास है, किसका है, सबस्टेंस का, पदार्थ का बेटा। ठीक है, M क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है। और L तो आप जानते ही हैं कि अभी मैंने बताया था आपके लिए, यानी कि जो L होता है वो संलयन या बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के लिए प्रदर्शित किया जाता है। L को बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा L कहलाती है। अब बात आती है इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग की, यानी नर्सिंग के क्षेत्र में हम इसका क्या महत्व कर सकते हैं, यानी क्या महत्व होता है वो आप देख लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग में महत्व क्या है बेटा, इसका महत्व क्या है, आइए देखते हैं। आइए, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में महत्व, द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग इन्वॉल्व्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वेयर द बॉडी रिलीज हीट थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ स्वीट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। यानी कि जो पसीना निकलने की प्रक्रिया होती है बेटा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, पसीना निकलने की प्रक्रिया में बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा शामिल होती है बेटा। हमारे शरीर से क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगती है तो क्या निकलता है, पसीना निकलने लगता है। और ये पसीना क्यों निकल रहा है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। जहां शरीर पसीने के बाष्पीकरण के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊष्मा छोड़ता है, क्या करेगा बेटा, वह शरीर पसीने के बाष्पीकरण के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊष्मा छोड़ देता है। क्या करता है वो, क्या करता है, ऊष्मा छोड़ देता है बेटा, है ना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि सच एज कोल्ड कंप्रेसेस या आइस पैक्स रियली ऑन लेटेंट हीट टू एब्जॉर्ब बॉडी हीट एंड प्रोवाइड। यानी कि जो ठंडी सिकाई या बर्फ की सिकाई आपने सुनी होगी, उसमें क्या होता है, यानी कि कभी कभी आपने देखा है डॉक्टर साहब कह देते हैं कि इनके लिए ठंडी सिकाई करनी है या बर्फ से सिकाई कर दीजिए, इनका जो मर्ज है वो सही हो जाएगा, है ना। कभी कभी ज्यादा तेज बुखार आता है तो कहते हैं इनके ठंडे पानी से इनकी सिकाई कर दीजिए, है ना, यही होता ना। तो इसका मतलब क्या है, ठंडी सिकाई का मतलब यहाँ पे है ठंडी सिकाई या बर्फ की सिकाई जैसे चिकित्सकीय उपचार शरीर की गर्मी को अवशोषित करने और ठंडक प्रदान करने के लिए गुप्त ऊष्मा पर निर्भर करते हैं। ठंडी सिकाई से क्या होगा, बॉडी हमारा गर्म हो गया है, बॉडी हमारा क्या है, बहुत गर्म हो गया है,
तो गर्म होने के कारण हम क्या करते हैं, उसकी ठंडी सिकाई करते हैं, बर्फ की सिकाई करते हैं, जिससे कि जो हमारा शरीर है वो ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। गर्मी है भैया, गर्मी तो बहुत लगेगी, है ना। आइए बात करते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 हमारा क्या कहता है बेटा, नंबर 5 क्या कहता है, टेम्परेचर रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में तापमान विनियमन। इसका मतलब क्या होता है, विनियमन का मतलब क्या होता है, द ह्यूमन बॉडी हैज मैकेनिज्म to maintain a stable internal temperature usually around 37 degrees Celsius 98.6 Fahrenheit despite variations in the external environment. This is called thermoregulation, है ना बेटा। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी मानव शरीर में बाहरी वातावरण में होने वाले बदलाव के बावजूद एक स्थिर आंतरिक तापमान जो आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जो बनाए रखने के लिए तंत्र मौजूद होते हैं, इसे थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। ये हमारी थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है बेटे। आइए आगे बात करते हैं, ऊष्मा उत्पादन और हानि की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड लॉस। ऊष्मा उत्पादन और हानि की क्रियाविधि क्या होती है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, ऊष्मा उत्पादन। क्या होता है ऊष्मा उत्पादन, हीट प्रोडक्शन, ऊष्मा उत्पादन, मेटाबॉलिज्म, चयापचय, इसको कहते हैं चयापचय। द बॉडी प्रोड्यूसेस हीट ड्यूरिंग, बिल्कुल, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, यस, इंक्लूडिंग डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शंस एंड सेलुलर एक्टिविटीज। यानी जो हमारा चयापचय होता है वो शरीर चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान गर्मी पैदा करता है, जिसमें पाचन, मांसपेशियों में संकुचन और कोशिका गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारा चयापचय है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो शरीर चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान गर्मी पैदा करता है बेटा, जिसमें क्या होता है, पाचन और मांसपेशियों में संकुचन और कोशिकीय गतिविधियां शामिल होती हैं, ठीक है बेटा। आगे आता है बेटा शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कपकपी, ये कपकपी भी होती है। कपकपी का मतलब क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड द बॉडी प्रोड्यूसेस हीट थ्रू रैपिड मसल कंट्रैक्शंस नोन एज शिवरिंग, ठीक है बेटा। ये शिवरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ठंड के प्रति प्रतिक्रिया में, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो ठंड के प्रति प्रक्रिया होगी तो शरीर तेजी से मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से गर्मी पैदा करता है, जिसे कपकपी कहा जाता है। आपने देखा हो ठंड के दिनों में क्या होता है, कपकपी छा जाती है। तो ये क्या है, ये ठंड के प्रति प्रक्रिया होती है और शरीर तेजी से मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से गर्मी पैदा करता है, जिसे कपकपी कहा जाता है ना बेटा। आइए बात करते हैं हीट लॉस की। हीट लॉस क्या है, हीट लॉस भी होना जरूरी है। जब आप इतने क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो हीट लॉस तो होगा ही। तो हीट लॉस में क्या है, हीट लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे देख लीजिए ताप हानि, ताप हानि, हीट लॉस, रेडिएशन। सबसे पहले आता है रेडिएशन। हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी विकिरण। विकिरण का मतलब क्या होता है, ऊष्मा शरीर से आसपास के वातावरण में विकीर्ण होना, क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। ऐसे ही कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब होता है चालन, चलना। हीट इज ट्रांसफर टू सरफेस द बॉडी टचेस, ठीक है बेटा। यानी कि चालन ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कहने का मतलब क्या है, चालन ऊष्मा का स्थानांतरण शरीर द्वारा स्पर्श की जाने वाली सतहों पर होता है। क्या होता है, सतहों पर होता है। क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण शरीर द्वारा
स्पर्श की जाने वाली सतहों पर होता है, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। अब बात आती है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन समझ लीजिए, हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग एयर या फ्लूइड। हाँ बिल्कुल, यानी कि हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग एयर या फ्लूइड, यानी ये संवहन क्या कहलाता है, ऊष्मा को आसपास की हवा या तरल पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हम संवहन कहते हैं। ऊष्मा को आप आसपास की हवा या तरल पदार्थ में स्थानांतरित कर दीजिए तो हमारा संवहन कहलाएगा। ऐसे ही हमारा आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, बाष्पीकरण में। बाष्पीकरण तो आप जानते ही होंगे। द बॉडी लॉसेस हीट व्हेन स्वीट एवोपरेट्स फ्रॉम द स्किन। दिस इज द प्राइमरी मेथड फॉर कूलिंग द बॉडी स्पेशली इन हॉट एनवायरनमेंट। यानी बाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, जब त्वचा से पसीना बाष्पित होता है तो शरीर गर्मी खो देता है। यह शरीर को ठंडा करने का प्राथमिक तरीका है, खासकर गर्म वातावरण में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेपोरेशन का मतलब क्या है? वेपोरेशन का मतलब यह होता है जब त्वचा से पानी बाष्पित होता है। ठीक है, त्वचा से क्या हुआ, पानी बाष्पित हो गया तो शरीर में क्या होगा, वो गर्मी खो देगा। बात भी सही है, बिल्कुल बात सही है। जब त्वचा से पसीना बाष्पित हो जाता है, जो पसीने में गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है और शरीर गर्मी खो देता है। ये शरीर को ठंडा करने का एक तरीका होता है, खासकर जहां गर्म वातावरण होता है वहां पर आप इस विधि को लागू कर दीजिए, इवेपोरेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। हाँ बिल्कुल, ये आप देख लीजिए विस्तार से। हाइपोथैलेमस जैसे कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण। हाइपोथैलेमस द्वारा आप नियंत्रण कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें? द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय triggering response such as sweating, shivering and changes in blood flow to the skin। यानी कि जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पसीना आना है या कपकपी होना या त्वचा में रक्त प्रवाह में परिवर्तन जैसी जो प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस यानी द्वारा नियंत्रण आप कैसे करेंगे, यानी जो हमारा मस्तिष्क है ना, वो हाइपोथैलेमस पसीना आता है तो उसमें क्या होता है, कपकपी होना, त्वचा में रक्त प्रवाह में परिवर्तन जैसी प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं तापमान और ऊष्मा का नैदानिक महत्व क्या है। इसका आप महत्व क्या जानिए। जैसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, तापमान और ऊष्मा का नैदानिक महत्व। सबसे पहला क्या है, बुखार। बुखार के बारे में पढ़ लेते हैं। बुखार क्या है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग फीवर, बुखार, ज्वर, इन सभी से हम लोग ग्रसित होते रहते हैं। इनका उपचार भी हम करते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया है वो आप देख लीजिए। फीवर इज कॉमन रिस्पॉन्स। हाँ बिल्कुल बेटा, फीवर इज अ कॉमन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन वेयर द बॉडीज टेम्परेचर राइजेज above नॉर्मल, यूजुअली above 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ पैथॉन्स। यानी कहने का मतलब क्या है, जो बुखार संक्रमण के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है जिसमें रोगाणुओं की उपस्थिति के कारण शरीर का तापमान सामान्य से ऊपर आमतौर पर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है तो बेटा हमें क्या होता है, बुखार आ जाता है। यानी कि तो समान टेम्परेचर अभी हमने बताया था 37.8 और कितना था 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या है, लगभग में आप मान लीजिए कि जो 38 डिग्री सेल्सियस अगर किसी का टेम्परेचर है या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है तो उसको बुखार की संभावना होती है। ऐसे ही हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में राइजेस द सेट पॉइंट टेम्परेचर
विच कॉजेज चिल्स एंड एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। यानी हाइपोथैलेमस निर्धारित तापमान को बढ़ा देता है जिससे ठंड लगती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस में क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा ठंड आपको लगती है, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, आपको ठंड लगेगी और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। एंटीपैरेटिक्स, एंटीपैरेटिक्स such as acetaminophen help to reduce fever by lowering the hypothalamic set point। यानी जो एसिटामिनोफेन होता है, जैसे ज्वरनाशक दवा है, एसिटामिनोफेन एक हमारा क्या है, एक ज्वरनाशक दवाई होती है। जैसे ज्वरनाशक दवाएं हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को कम करके बुखार को कम करने में मदद करती है। एसिटामिनोफेन आपने पढ़ा भी होगा, है ना बेटा। एसिटामिनोफेन होता है, ये ज्वरनाशक दवाएं होती हैं जो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को कम करके बुखार को कम करने में मदद करती है। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं हाइपोथर्मिया की। हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? हाइपोथर्मिया ऑकर्स व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री यानी कि 95 फ़ारेनहाइट, which can lead to confusion, unconsciousness and organ failure if untreated। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से यानी कि 95 यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 95 फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है, जिसके कारण उपचार न किए जाने पर भ्रम, बेहोशी और अंग विफलता हो सकती है। हाइपोथर्मिया में क्या होगा बेटा, यानी कि आपको भ्रम लग जाएगा कि ऐसा हो वैसा हो गया, आप बेहोश हो जाएंगे और अंग विफलता हो सकती है। अंग विफलता का मतलब ये होता है कि आपके जो अंग हैं वो आपके काबू में नहीं रहे, है ना बेटा। आइए आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली वार्मिंग द बॉडी थ्रू द यूज ऑफ ब्लैंकेट, वार्म फ्लूइड्स एंड एक्सटर्नल हीट सोर्सेस। यानी उपचार में हम क्या करेंगे, उपचार में कंबल, गर्म तरल पदार्थ और बाह्य ऊष्मा स्रोतों के माध्यम से शरीर को धीरे धीरे गर्म करना शामिल करते हैं। ये बेटा हाइपोथर्मिया में होता है। ये हाइपोथर्मिया में आप क्या कर सकते हैं कि उपचार में कंबल, उपचार में कंबल का मतलब क्या होता है, गर्म तरल पदार्थ और बाह्य ऊष्मा स्रोतों के माध्यम से शरीर को धीरे धीरे गर्म करना शामिल होता है ना बेटा। आइए बात करते हैं लू लगना। लू लगना, आजकल लू बहुत चल रही है बेटा। हीट स्ट्रोक, लू लगना, हीट स्ट्रोक का मतलब होता है occurs when the body is unable to regulate temperature leading to a rapid increase in body temperature usually above 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लू लगती है। लू कब लगती है, या तो टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहाइट, तब क्या होगा, हीट स्ट्रोक होगा, आपको लू लग जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, तो हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। यानी इतना टेम्परेचर हो गया, आपने देखा होगा जब लू लग जाती है तो क्या होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 104 फ़ारेनहाइट के लगभग टेम्परेचर हो जाता है, तो हमारा शरीर कांपने लगता है। तो हम कहते हैं इसको बहुत तेज बुखार है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा तापमान है ना वो तेजी से बढ़ जाता है। आमतौर पर ये क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है। तब हमें क्या होता है कि लू का हमें क्या होगा पता लगेगा, लू लग जाएगी, है ना। उपचार में हम क्या करेंगे, इसके उपचार में आप क्या करिए, बर्फ की पट्टियां होती हैं, बर्फ की पट्टियां आप सिकाई करके आप अपनी बॉडी पे रख सकते हैं। ठंडे कंबल और अंतःशिरा तरल पदार्थ जैसे तरीकों से शरीर को ठंडा करना शामिल होता है। आप इन तरीके से आप शरीर को ठंडा कर सकते हैं। जैसे उपचार में बर्फ की पट्टियां होती हैं, वो आप सिर पे रख लीजिए,
ठंडा कंबल है वो आप सेक कर लीजिए। अंतःशिरा तरल पदार्थ जैसे तरीकों से शरीर को ठंडा करना इसमें शामिल होता है, जो हम लू से आप आसानी से बच सकते हैं बेटा, है ना। आगे आता है थर्मल बर्न्स। इसका मतलब क्या होता है? थर्मल बर्न्स, बर्न्स तो आप जानते ही होंगे बेटा, है ना। जैसे थर्मल बर्न्स का मतलब होता है थर्मल बर्न्स कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। यस, एग्जाम्पल फायर यानी आग, हॉट यानी कि गर्म, लिक्विड यानी कि हॉट लिक्विड यानी गर्म तरल पदार्थ होते हैं। बर्न्स आर क्लासिकल यू बेस्ड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सेवेरिटी, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न्स। यानी कहने का मतलब क्या है, जो थर्मल बर्न उच्च तापमान है, जैसे यानी थर्मल बर्न उच्च तापमान कहलाता है, जैसे आग हो गया, बहुत ज्यादा आग, थर्मल बर्न का एग्जाम्पल, यानी जैसे आग, गर्म तरल पदार्थ, मान लीजिए कि कोई तेल है बहुत गर्म, के संपर्क में आने से हो सकता है। थर्मल बर्न का मतलब क्या होता है, आग की आप चपेट में आ जाइए और या गर्म तरल पदार्थ के आप चपेट में आ जाइए तो क्या होगा, संपर्क में आने से थर्मल बर्न हो सकता है। और इसकी जलन को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत भी कर सकते हैं बेटा, जैसे कि प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री और तृतीय डिग्री जलन। अगर आप आग से जल जाते हैं, गर्म तरल पदार्थ से जल जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, यानी कि इसके कुछ क्लासिफाइड होता है, यानी क्लासिफाइड का मतलब वर्गीकृत करना। इसको आप बांट सकते हैं, किस किस में बांट सकते हैं, प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री और तृतीय डिग्री जलन, ये इसका वर्गीकरण होता है ना। तो इसमें क्या है कि द सेवरिटी ऑफ द बर्न डिपेंड्स ऑन द हीट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द एरिया ऑफ द बॉडी अफेक्टेड। यानी तो जलने की गंभीरता है वो गर्मी, जलने की गंभीरता गर्मी, संपर्क की अवधि और शरीर के प्रभावित क्षेत्र पर निर्भर करती है कि ये किस तरीके से प्रथम डिग्री और तृतीय डिग्री और द्वितीय डिग्री की अवधि में आया जा सकता है। ठीक है बेटा। अब बात आती है नर्सिंग में ऊष्मा और तापमान के अनुप्रयोग की। अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। अब हम नर्सिंग में ऊष्मा के क्षेत्र में इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इनका उपयोग क्या कर सकते हैं, अनुप्रयोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं बेटा। क्या है, जैसे 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 एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर इन नर्सिंग। नर्सिंग में ऊष्मा और तापमान के अनुप्रयोग। सबसे पहला है बेटा हीट थेरेपी। हीट थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। हीट थेरेपी क्या होता है कि सच एज द एप्लीकेशन ऑफ हॉट पैक्स, बिल्कुल, हीटिंग पैड्स और वार्म बाथ्स इज यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी टू रिड्यूस पेन, रिलैक्स मसल्स एंड इंप्रूव सर्कुलेशन। यानी ताप चिकित्सा, ताप चिकित्सा यानी टेम्परेचर चिकित्सा। जैसे गर्म पैक, हीटिंग पैड या गर्म स्नान का प्रयोग करना, दर्द को कम करना, मांसपेशियों को आराम देना और रक्त संचार में सुधार करने के लिए भौतिक चिकित्सा में किया जाता है हीट थेरेपी का। हीट थेरेपी से क्या होगा, सब कुछ गर्म गर्म ही होगा। हीट थेरेपी है भैया, है ना। जैसे हीट थेरेपी का मतलब ताप चिकित्सा, हीट थेरेपी को हम ताप चिकित्सा कहते हैं। उसमें क्या होगा, गर्म पैक होंगे, हीटिंग पैड होंगे या गर्म स्नान का प्रयोग कराया जाएगा और दर्द को कम करने में किया जाएगा, मांसपेशियों को आराम देने में और रक्त संचार में सुधार करने के लिए भौतिक चिकित्सा का उपयोग इसमें किया जाता है ना। ये तो क्या हो गया, हीट थेरेपी। अब बात आती है शीत चिकित्सा। अब इसमें शीत के बारे में भी पढ़ लीजिए। शीत चिकित्सा का मतलब क्या, अभी तो हीट था, अब क्या हो गया, शीत का मतलब कोल्ड थेरेपी। कौन सा थेरेपी, कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी क्या है, देखिए, कोल्ड थेरेपी का मतलब होता है शीत चिकित्सा। कोल्ड कंप्रेसेस या आइस पैक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, swelling and pain, particularly after injuries या सर्जन्स। यानी ठंडी सिकाई, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ ठंडी सिकाई या बर्फ के पैक का उपयोग
सूजन के लिए करते हैं। अगर किसी के पैरों में सूजन है, जैसे समझिए, ठंडी सिकाई कब करेंगे? ठंडी सिकाई या बर्फ के पैक का उपयोग सूजन, दर्द और जलन को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे विशेष रूप से चोट या सर्जरी के बाद ये काम होता है ना। आपने सुना भी होगा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो आप आसानी से क्या करते हैं, आप पानी में अपना पैर डाल दीजिए, तो आपका कुछ ना कुछ जो चोट लगी हुई है उसका जो दर्द का जो अनुभव आप कर रहे हैं ना, मैं समझता हूं 90% आपका दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि पानी भी हमारा क्या बेचारा ठंडा है ना, तो ठंडे पानी में आप अगर चोट लग जाती तो आप उसको यूज कर सकते हैं, चोट लग जाती है ना। आइए बेटा आगे बात करते हैं मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर की। यानी मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या है? यानी शरीर के तापमान की निगरानी करना। नर्सेस रेगुलरली मॉनिटर पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर एज पार्ट ऑफ रूटीन हेल्थ असेसमेंट्स। डिवाइसेस लाइक थर्मोमीटर्स, ओरल ऑक्सिलरी, टिपेनिक और रेक्टल आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब क्या था, जो नियमित स्वास्थ्य आकलन के तहत ना जो नर्सें होती है वो नियमित रूप से मरीजों के शरीर के तापमान की निगरानी करती हैं बेटा, जिससे कि तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर, मौखिक, अक्षीय, टिम्पोनिक या रेक्टल का प्रयोग करते हैं। जैसे उपकरणों का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। शरीर का तापमान आपको नापना है तो आप किसमें नापेंगे? थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर क्या है? मौखिक, अक्षीय या टिम्पेनिक या रेक्टल, ये सब क्या है? थर्मामीटर है। इनका उपकरण का उपयोग हम क्या करते हैं? शरीर के तापमान के नापने में या निगरानी में इसका उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं संक्रमण नियंत्रण की। संक्रमण नियंत्रण क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं संक्रमण नियंत्रण ये क्या है। इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब होता है संक्रमण नियंत्रण। अंडरस्टैंडिंग बॉडी टेम्परेचर regulation is important in the management of infections. Elevated body temperature, fever is a common symptom of infection and helps in diagnosing and treating conditions like pneumonia. ये क्या लिखा हुआ बेटा? conditions like pneumonia, influenza और urinary tract infections। ये बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे इसमें हो जाते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? संक्रमण नियंत्रण होता है। तो संक्रमण के प्रबंधन में शरीर के तापमान जो विनियमन को समझना महत्वपूर्ण होता है बेटा, क्योंकि जो शरीर का बढ़ा हुआ तापमान होता है ना, यानी बुखार आना, संक्रमण का एक सामान्य लक्षण होता है। तो इससे क्या होता है? ये निमोनिया, इन्फ्लुएंजा या मूत्रपथ के संक्रमण जैसी स्थितियों के निदान और उपचार में मदद भी करता है। संक्रमण नियंत्रण को हम इस प्रकार से इसमें हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं समरी की कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। यानी कि हम एक सारांश तालिका के माध्यम से हम देखेंगे कि तापमान और ऊष्मा की जो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं वो क्या होती हैं। इसमें हम एक नजर में इसको हम फिर से इसको देखते हैं। ये एक समरी दे रखी है बेटा, तो इसमें क्या है वो आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? ये मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की एक माप होती है, जिसे हम तापमान कह सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें आवेदन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन नर्सिंग, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, फीवर मैनेजमेंट, यानी शरीर का तापमान विनियमन का मतलब होता है बुखार प्रबंधन, यानी बुखार आता है टेम्परेचर। ठीक है, शरीर का तापमान यानी विनियमन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? बुखार प्रबंधन का कार्य होता है। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं हीट यानी गर्मी या ऊष्मा की। एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी तापमान अंतर के कारण निकायों के बीच स्थानांतरित ऊर्जा को हम हीट कहते हैं या गर्मी कहते हैं। ठीक है, जैसे हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग, यानी ताप चिकित्सा, शीत चिकित्सा और तापमान निगरानी, ये सब क्या में आते हैं बेटा? टेम्परेचर यानी कि गर्मी में आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी विशिष्ट गर्मी की क्षमता। विशिष्ट गर्मी की क्षमता से मतलब क्या है? हीट रिक्वायर्ड
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो हमारी विशिष्ट गर्मी की क्षमता कहलाती है। जैसे अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड बैलेंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी द्रव संतुलन और तापमान विनियमन को समझना ही हमारा क्या कहलाता है, नर्सिंग में आवेदन, यानी कि ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट का मतलब, आइए बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है इसके बारे में देखते हैं। आइए बेटा, लेटेंट हीट अभी मैंने आपको बताया था, लेटेंट हीट यानी कि अव्यक्त गर्मी। अव्यक्त गर्मी का मतलब क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सबस्टेंस स्टेज विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। यानी कोई भी किसी पदार्थ का तापमान है उसमें परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदल दे, वो लेटेंट हीट कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि पानी के बाष्पीकरण के माध्यम से शरीर को ठंडा करने को समझने में उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारा पसीना होता है, पसीने का काम क्या है, पसीने के बाष्पीकरण के माध्यम से शरीर को ठंडा करने को समझने में उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपका शरीर क्या है, आपके अंदर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है, हीट ज्यादा उत्पन्न हो गई है, तो क्या होगा, पसीना निकाला जाएगा आपका। पसीने के द्वारा आपने देखा होगा जब हम बुखार आता है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है। तो हम जब बुखार की गोली खाते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, और पसीना निकलने के माध्यम से क्या होता है बेटा, गर्मी बाहर निकलने लगती है। और जो पसीना निकल रहा है वो एक लेटेंट हीट का कार्य कर रहा है, वो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा के माध्यम से उसको बाहर कर रहा है बेटा। ठीक है बेटे, आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, यानी कि थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है तापमान, द बॉडीज स्टेबिलिटी। देख लीजिए, थर्मोरेगुलेशन तापमान, यानी कहने का मतलब क्या है, द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। शरीर की आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन। जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजिंग फीवर, हाइपोथर्मिया एंड हीट स्ट्रोक। यानी कहने का मतलब क्या है, जो बुखार है, हाइपोथर्मिया है और हीट स्ट्रोक के प्रबंधन के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा। यानी कि बुखार हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया और हीट स्ट्रोक के प्रबंधन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बेटे, आइए बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। निष्कर्ष का मतलब क्या है, यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूजन, बिल्कुल। आइए, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर एंड हीट is crucial for nursing students as these concepts have direct applications in patient care, बिल्कुल, particularly in managing fever, बुखार में, हाइपोथर्मिया में, हीट स्ट्रोक में एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग हीट या कोल्ड थेरेपीज, है ना बेटा। टेम्परेचर रेगुलेशन इज अ वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स नीड टू मॉनिटर एंड मैनेज बॉडी यस टेम्परेचर effectively to ensure optimal patient health outcomes। यानी कहने का मतलब क्या है, जो नर्सिंग छात्रों के लिए तापमान और यानी कि हीट एंड टेम्परेचर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बेटा। महत्वपूर्ण समझना इसलिए होता है क्योंकि इन अवधारणाओं को रोगी की देखभाल में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है, हाइपोथर्मिया हो गया है, हीट स्ट्रोक का प्रबंधन है और गर्मी या ठंड चिकित्सा के प्रशासन में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो कि हीट एंड टेम्परेचर पर ही लागू होता है। और तापमान विनियमन एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया होती है और ये नर्सिंग पेशेवर को स्तंभ रोगी स्वास्थ्य परिणाम सुरक्षित करने के लिए शरीर के तापमान को प्रभावी रूप से निगरानी और प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो नर्सिंग के छात्र होते हैं
नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हीट और टेम्परेचर को समझना कि आप किस तरीके से उसमें कितनी हीट और कितना टेम्परेचर आप दे रहे हैं, कितना बुखार है, कितने डिग्री सेल्सियस से बुखार आएगा, कितने पे होगा, कितने बॉडी हमारी ठंडी होगी। तो ये सब क्या है, ये हमारा हीट एंड टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, हीट एंड टेम्परेचर के बराबर ही माना जाता है ना बेटा। आइए बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी टेम्परेचर एंड हीट, तापमान और गर्मी, तापमान और ऊष्मा के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। और आपको ये टॉपिक आपको बेहद महत्वपूर्ण भी लगा होगा और इस टॉपिक से आप जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं आप अपने स्तर से भी समझने की कोशिश कीजिए। बाकी हमारा पूरा प्रयास जारी है और आगे इसी क्रम में हम आपको बारी बारी से हर एक टॉपिक जबरदस्त तरीके से आपको लाते रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और इसी तरीके से हम जो भी टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, कोशिश यही है कि आपको ये टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप बीएससी नर्सिंग के जो छात्र हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स साबित हों। और आगे इसी टॉपिक के साथ फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर बातचीत करेंगे, फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आज तक यहीं तक और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।